अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और तैयारी भी ठीक-ठाक जारी होगी। अच्छा, सो एज़ प्रॉमिस्ड आई एम हियर अ, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑन आईटी कंट्रोल्स, ठीक है? हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कंट्रोल्स के बारे में, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने डिटेल लेवल पे कवर किए हैं। जनरल कंट्रोल्स, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल और जो नॉर्मल साइकिल्स चलती हैं लाइक सेल्स साइकिल हो गई, परचेज़ साइकिल हो गई, वो सब हम लोगों ने कवर किया। नाउ वी आर हियर टू लर्न कि ऑडिट फर्म्स में प्रैक्टिकली किस तरह से आईटी कंट्रोल्स पे काम होता है, ठीक है? तो वी विल लिसन फ्रॉम द एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है जी। आई होप कि स्क्रीन विज़िबल है आप लोगों को। प्लीज़ कन्फर्म कर दें ताकि मैं प्रोसीड करूँ। चलें जी, ग्रेट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एसबीआईएल ऑफ़र कर रहा है पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, जिसमें कैफ लेवल, पीआरसी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इंतहाई एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स के साथ। जहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को थियोरेटिकल एजुकेशन दी जाती है, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताई जाती है, जो सिर्फ ना आपको पेपर पास करने में हेल्प आउट करेगी, बल्कि जब आप इंशाल्लाह ताला आप ऑडिट फर्म्स में जाएँगे या डिफरेंट इंडस्ट्री में जाएँगे, तो वहाँ भी आपको, भले ही आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो या अब्रॉड काम कर रहे हो, हमेशा आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो आपकी बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है जी? आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर कि आईटी कंट्रोल्स ऑडिट फर्म्स किस तरह से टेस्ट करती हैं, ठीक है? तो मेरे साथ मौजूद होंगे मंसूर अहमद साहब, जो कि मैनेजर हैं बीडीओ इब्राहिम कंपनी में, आईएएस एश्योरेंस रिस्क एंड एडवाइजरी सर्विस। तो आगे चलते हैं जी। अपने बारे में बता दूँ, मेरे बारे में तो आप लोगों को पता है, थोड़ा-सा रिकॉल करवा दूँ, मेरा नाम अज़हर वसीह है, एसबीआईएल कैफ़ 8 में मैं पढ़ा रहा हूँ ऑडिट सब्जेक्ट। मेरी आर्टिकलशिप डिलॉयट यूसुफ आदिल की है और सेकंडमेंट पे भी जाने का मौका मिला था यूएई में, बोथ अबू धाबी एंड दुबई ऑफिसेज़। और ऑडिटिंग का ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है। करंटली आई एम वर्किंग एज़ मैनेजर ऑडिट एंड एश्योरेंस इन बीडीओ बैंक कंपनी। और इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है, पीएनएससी में ऑलमोस्ट कोई 4 साल काम किया है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में एज़ अ सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी काम किया, तो आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड जो है वो एक्सपीरियंस है इन ओवर द पीरियड ऑफ 11 इयर्स। अच्छा जी, जिस मकसद के लिए आज हम जमा हुए हैं यहाँ पर, आईटी कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है? तो देख लेते हैं कि जी इतना फ़ोकस क्यों दिया जा रहा है, इतना हाइप इसको क्यों दी जा रही है? एग्ज़ाम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब तक हमारे सामने कोई नंबर्स में एक चीज़ अगर प्रेज़ेंट ना हो, तो हमें नहीं पता चलता कि भई वो चीज़ कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ आपके लिए ट्रेंड तैयार किया है कि ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स आईटी कंट्रोल्स पे आईकैप ने किस-किस नंबर, कितने नंबर्स के सवाल टेस्ट किए हैं। एंड यू विल अमेज़्ड कि अगर एक इस पे आपका कंट्रोल आ गया और आपने इसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, तो ये हाई स्कोरिंग एरिया हो सकता है। ठीक है जी? आई जी, ये है ट्रेंड। 15 नंबर मैक्सिमम जो पूछा गया है ओवर द पीरियड, वो 16 नंबर तक मैक्सिमम गया है आईकैप, और कम से कम पूछा है तो 5 नंबर का पूछा है। ऑटम 2023 में आप जिस तरह देख रहे हैं, 10 नंबर का एक सवाल आया था और मक्खन सवाल जिसको कहते हैं वो सवाल था, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। 2 अटेम्प्ट से आईकैप बिल्कुल खामोश था इस टॉपिक पे, लेकिन जब पूछा तो 10 नंबर का पूछा और हाई चांसेस है, हाई हो सकता है कि अगर एग्ज़ामिनर ये अगर क्लास देख रहा है, सेशन देख रहा है, तो हो सकता है वो सवाल ना पूछे। बट आई नो देयर इज़ समथिंग, क्योंकि ट्रेंड को देखते हुए एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर 12 से 15 नंबर का सवाल बहुत आराम से पूछा जा सकता है। और यकीन करें, अगर आपने आईटी कंट्रोल्स, जिसमें आईटी जनरल कंट्रोल्स है, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल है, अगर आपने इसको अच्छे से तमीज़ से कवर किया है, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ सिनेरियो में टेस्ट करना अगर आपको आ गया, तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से आईटी कंट्रोल्स, या मैंने जिस तरह से आईटी कंट्रोल्स क्लास में पढ़ाए हैं थ्योरेटिकल, आप स्ट्रेट टेक्स्ट उठा के देंगे थ्योरेटिकल,
आइजा ऑब्वियसली साइलेंट है, कंट्रोल से रिलेटेड आपको आइजा में कुछ नहीं मिलेगा, बस गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से आप उन पे एश्योरेंस लेके आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक डिटेक्शन रिस्क। ठीक है जी, डिटेक्शन रिस्क आप अपने ऑडिट प्रोसीजर की एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। तो ये ट्रेंड है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है 12 से 15 नंबर का सवाल इजीली जैसे ही आ गया तो हाई स्कोरिंग है। मैं आपको बताता चलूं कि ऑटम 2023 लास्ट टाइम में जब ये सवाल आके आपने टेस्ट किया, अगर आप जाके देखेंगे एग्जामिनर कमेंट्स में, तो 71% पासिंग रेशियो था सिर्फ इस क्वेश्चन में। आपको पता है कि पूरे पेपर के अंदर एवरेज पासिंग रेशियो क्या था? 41%। इट वॉज वे हायर देन द एवरेज पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो जिनका पेपर पास हुआ उन्होंने भी वो सवाल अच्छा किया, और जिनका पेपर फेल हुआ उन्होंने भी वो सवाल अच्छा किया। तो उम्मीद है जिनकी पहली अटेम्प्ट है वो जाएं और बाजी लगा दें। ठीक है, और जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट दे रहे हैं तो होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला आपकी अप्रोच अगर सही है, अभी भी 2 महीने हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है, तो काम हो सकता है इस पे। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं ज्यादा जो है वो इसमें लंबी नहीं करता, स्टार्ट करते हैं जी। मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर मंसूर अहमद को, अ, कि वो आए और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में करवाएं ताकि हम इस सेशन को आगे लेके चलें। ओवर टू यू मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एम आई ऑडियो? ठीक है भाई, बिल्कुल। बहुत और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर। और बहुत अच्छी कोशिश है ये सैलानी वालों की तरफ से, क्योंकि यही चीज़ अगर आप प्रोफेशनली कहीं जाके देखें तो इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लोगों को पे करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, कुछ थोड़ा आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आईटी की फील्ड में आई वाज इन अराउंड आप 9। देख नहीं पा रहे हैं, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, अगर आप कैमरा ऑन कर सकें इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू। जी, मैं कह रहा हूँ आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो देखिए कैमरा। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। I've been in the field of machines and computers since 98, 99, and I have done my first international certification in year 2000 from Microsoft in system development. उसके अलावा वहाँ से लेके अब तक मेरी एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है। मैंने बहुत सारी फर्म्स में आईटी मैनेजर के तौर पे काम किया, ऑडिट फर्मों के साथ कोऑपरेट किया, ऑडिट कंडक्ट किए, ऑडिट कंडक्ट करवाए, और ये प्रोसेस चलता रहा। और अब आजकल जो है वो मैं ब्लॉकचेन और आईओटी जो है वो उसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है। नेक्स्ट कीजिए। चलिए आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके ओके ओके। ठीक है जी। कोशिश ये करेंगे कि इस सेक्शन को जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव करें, और चीज़ें जो है वो मैं ज़्यादा टेक्निकल ना यूज़ करूं, और कुछ चीज़ें वो यूज़ कर सकूं जो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है। इस सिलसिले में जो हम यहाँ से लेके चलते हैं, एक आपको बताते हैं कि एक मिनट, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है कि मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो आईटी ऑडिट से लेके एसएपी है, और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज, ब्लॉकचेन्स, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन चीज़ों को भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ। आईटी ऑडिट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि आईटी ऑडिट इज एसेंशियल इन फाइनेंशियल ऑडिट्स। आप सब लोगों को पता है कि फाइनेंशियल ऑडिट्स में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर फाइनेंशियल सिस्टम दैट प्रोसेस ट्रांजैक्शंस, और आईटी का ऑडिट जो है वो एग्जामिन करता है इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को। कोशिश करेंगे कि जितने भी आईटी ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके फील्ड के साथ मैच होती रहें।
जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी ऑडिट जो है वो गारंटी करता है इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और थिंक ऑफ इट इज एज अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक फॉर ऑर्गेनाइजेशंस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है। इसमें हम लोग कस्टमर का जहाँ डाटा होता है, डाटाबेस स्टोर होता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी, ऑथराइजेशन और साइबर सिक्योरिटी के साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट इनकी सिक्योरिटी। फ्यूचर ट्रेंड्स इन आईटी ऑडिट, ये फ्यूचर ट्रेंड्स आईटी एनवायरनमेंट में, आईटी ऑडिट में जो है वो इस तरह इन्वॉल्व होना शुरू हो चुका है। एक आध फर्म्स मेरे पास, एक आध ऑर्गेनाइजेशन थी मेरे पास जिनमें मैंने ऑडिट किया, जिनका ब्लॉकचेन जो है वो इंटीग्रेट हो चुका था, ब्लॉकचेन में काम कर रहे थे। और क्लाउड में तो अब ज्यादातर सभी लोग जो है वो क्लाउड की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें एज्योर है और AWS होता है। सोशल मीडिया में भी लोग जो है वो सोशल मीडिया के भी ऑडिट्स आते हैं इस तरीके से, और बिग डाटा एनालिसिस भी आते हैं जहाँ पे हमारे पास बैंक्स या टेलीकॉम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आईटी ऑडिट्स, देखिए आईटी ऑडिट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें एक टाइप जो है वो आपके, जो आप लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट, इसमें आपके पास एक स्कोप होता है जिसमें आप लोग जो है वो एक पीरियड का ऑडिट करते हैं, फिजिकल पीरियड का। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि इंटरनल ऑडिट, किस तरीके इंटरनल ऑडिट जो होते हैं उसमें आप लोग CIAs होते हैं और वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे होते हैं वहां पे बैठ के। इसके बाद होता है कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट्स। ये तीनों किस्म के, जो तीनों जो ऑडिट्स होते हैं, इनमें आईटी जो क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपको जो है वो रिलायंस दे सकें और मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो कहीं पे ना हो सके। इम्पोर्टेंस मैं आपको वक्तन वक्तन बताते जा रहा हूँ कि आईटी ऑडिट इज क्रूशियल इन इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, मिटिगेटिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड कंप्लाइंग विद रेगुलेशंस। इसमें रेगुलेशंस में आप जैसे समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल GDPR का हो, सॉक्स का हो, या PT की रेगुलेशन हो, या SSCP की रेगुलेशन हो। जैसे आजकल जो है SSCP की रेगुलेशन है कि जितने भी जो लेंडिंग एप्लीकेशंस है, डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, इनका ऑडिट होना ज़रूरी है। बगैर ऑडिट के जो है वो मार्केट में नहीं आ सकते। आईटी ऑडिट प्रोसेस किस तरीके से होता है? देखिए, जब हम लोग एक प्रोसेस करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी अप्रोच जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे देना चाहूँगा। कि जब हम लोग एक ऑडिट, हमारे पास एक फाइनेंशियल टीम के पास से हमारे पास एक क्लाइंट आता है और हमारे पास आता है कि जनाब हमारे पास XYZ क्लाइंट है, इसका जो है ना आपने IT रिलायंस हमें देनी है, ITGC और ITEC में। तो उसमें हमारे पास उसके हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम लोग उसके रिस्क असेसमेंट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्टिंग के लिए हम लोग एक प्रोसीजर बनाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। तो इन शॉर्ट के आईटी ऑडिट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 main phases as mentioned over here, that is planning, risk assessment, testing, reporting. Consider planning as setting the audit objectives and scopes, like defining which IT systems will be audited. जैसे इन स्कोप एप्लीकेशंस आप लोग हमें बताते हैं कौन सी होती है। उसके बाद एक हमारा प्रोसेस शुरू होता है कि इंफोग्राफिक का मैंने आप लोगों को साथ शेयर करी कि देखिए हमारे पास सबसे पहले ऑडिट असाइनमेंट आता है, उसके बाद हम लोग की प्लानिंग फेज में जाते हैं कि इसमें इस ऑडिट को हमने किस तरीके से कंक्लूड करना है, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो कितना टाइम है, और मैंने कौन कौन सी टीम, कितनी टीम्स को इसके साथ इन्वॉल्व करना है, किस किस्म का ऑडिट है और कौन से टीम मेंबर जो है वो इसमें शामिल होगा। उसके बाद हमारी किक ऑफ मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, जिसमें हम लोग स्कोप पे डिस्कशन करते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा होता है उससे हम लोग एक मीटिंग करते हैं कि किस तरीके से उसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑडिट प्लान का फेज आता है। उस ऑडिट प्लान में हम लोग ऑडिट प्लानिंग करते हैं और पूरा एक हमारा गैंट चार्ट टाइप का एक बनता है जिसमें हम लोग टाइमलाइंस डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। जैसे कि आईसा 315 में की भी रिक्वायरमेंट है कि आईटी एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर, टू फास्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ स्लो स्लो करने की, कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग जब आईटी इन्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्लाइंट से, तो नेक्स्ट फेज होता है हमारा एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम उनको बताते हैं कि हमें ये चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, इनके एविडेंसेस रिक्वायर्ड हैं। उनका प्रिलिमिनरी रिव्यू होता है। उस रिव्यू के बाद हम लोग फील्ड वर्क स्टार्ट करते हैं, और फील्ड वर्क स्टार्ट करने के बाद जब हमारा फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाता है और जब एक टाइम लिमिट करके एंड हो जाता है एविडेंसेस के बाद, हम लोग ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। उस ऑब्जर्वेशंस को क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है, और ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है और ऑडिट सॉफ्टवेयर पे इनपुट हो जाता है। स्टेप्स इन आईटी ऑडिट प्रोसेस, एक मैं आपको जैसे आपको इन्फोग्राफिक में समझा चुका हूँ, एक ये थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेट पे कि प्री ऑडिट प्रिपरेशंस होती है हमारी। ऑडिट शुरू करने से पहले हम लोग प्लान वगैरह करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, और इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ऑडिट प्लान करते हैं कि किस तरीके से होगा, क्या माइलस्टोन होंगे, किस तरीके से हम उसको जो है वो अब एग्जीक्यूट करेंगे। किक ऑफ मीटिंग, किक ऑफ मीटिंग में ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लाइंट आया XYZ, और हमारे पास हमने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, बिल्कुल वेरी इनिशियल, जिसमें हम लोग कोई चीज़ शेयर नहीं करते। हमारा एक सिंपल क्वेश्चन होता है, और उसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्लाइंट किस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट होगा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, उसका आईटी एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक क्लाइंट बैंक होगा, उसका आईटी एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होगा। कोई एफएमसीजी होगा, उसका आईटी एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। कोई डिजिटल लैंडिंग होगी, उसका आईटी एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, वो क्लाउड पे होगा। तो एक किक ऑफ मीटिंग में हम लोग जाके अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, और फिर उसके बाद आईटी एनवायरनमेंट जो है वो फिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसी स्टेप्स का कंटिन्यू होता है कि फील्ड वर्क हम लोग करते हैं। फील्ड वर्क में हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, इवेलुएट करते हैं कंट्रोल को, सिक्योरिटी मेजर्स को। उसके नेक्स्ट हमारे पास डाटा एनालिसिस होती है। डाटा एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग का फेज आता है, जिसमें हम लोग रिपोर्ट, अच्छा ये आपको बता दूं कि रिपोर्ट से पहले जो है हम लोग ड्राफ्ट डिस्कशन जरूर करते हैं क्लाइंट के साथ। एक ये मैं इंफोग्राफिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो है वो आईटी यूनिवर्स, जैसे आप लोगों का ऑडिट यूनिवर्स होता है, इस तरीके से कि आईटी यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, इस पिक्चर में। ये देखें, सबसे टॉप पे जो है वो आपके पास बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू किसी सिस्टम में जाके आईटी जो उसकी जो बेस होती है वो आईटी जर्नल कंट्रोल्स में आके रिजाइड करती है। इसको इसी तरीके से लेके चलते हैं कि आईटी जनरल कंट्रोल्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है, आईटी इन्वायरमेंट की फाउंडेशन होती हैं। कि किस तरीके से जो है वो पॉलिसी, प्रोसीजर्स और एसओपीज जो है वो, और एसओपीज जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, किस तरीके से डेवलप होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से करेंगे। किसी इन्वायरमेंट में जब अगर हम लोग आईटी कंट्रोल्स के ऊपर हमारा इन्वायरमेंट खड़ा होता है, जिसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, उसमें हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, जो जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, और एप्लीकेशन कंट्रोल्स होती हैं। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सैप है, सैप है, ओरेकल ईबीएस है, डायनेमिक्स है। इस तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं, और वो रिकॉर्डिंग जो है कहीं से न किसी
might be there is some internet problem. Meanwhile he's connecting. तो हमने कुछ टर्म्स बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी टर्म्स आज हमें सीखने को मिली है, लाइक किक ऑफ मीटिंग क्या होती है। ठीक है जी, किक ऑफ मीटिंग, आप क्लाइंट के साथ बैठते हो, उनके प्रोसेस को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो कि जी आपने ऑडिट स्टार्ट करना है, आप प्लान डिस्कस करते हो, प्रोसीजर डिस्कस करते हो। फिर आपने टर्म सुनी ड्राफ्ट डिस्कशन। ठीक है, आपने पूरा काम कर लिया, पूरा आपने ऑडिट कर लिया, लाइक आपने ये ऑडिट किया जो हम लोगों ने पढ़ा है आईएसए के अंदर, नीली किताब ने जो हमें ऑडिट करना सिखाया है, और एक ऑडिट आईटी कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट है जो आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है। दोनों में एक चीज मुश्तरक होती है, कॉमन होती है, वो ये कि जब हम ऑडिट कर लेते हैं तो हम ड्राफ्ट रिपोर्ट, अपनी ड्राफ्ट बोर्ड लेटर या मैनेजमेंट लेटर, वो हम शेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ कमेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो हमें फिर काउंटर कमेंट देते हैं अगर उनकी जो कमेंट्स हैं वो जेन्युइन है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ऑडिट में हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, या तो मैनेजमेंट सही होगी या मैनेजमेंट गलत होगी। ठीक है, बीच में कोई रास्ता नहीं निकलता। तो मैनेजमेंट को हम ड्राफ्ट शेयर करते हैं और फिर मैनेजमेंट हमें काउंटर कमेंट्स देती है, और उसकी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी ऑब्जर्वेशन रखनी है और कौन सी ऑब्जर्वेशन जाएगी जेन्युइन है। उसके बाद हमने एक और टर्म देखी, आईटी यूनिवर्स। आईटी यूनिवर्स क्या होती है थी? आईटी यूनिवर्स ये है कि सारे के सारे आपके उसके अंदर यूनिट्स आइडेंटिफाई हुए होते हैं, लाइक एप्लीकेशन। जिस तरह हमने इंटरनल ऑडिट में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के, लाइक सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गई, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, कंप्लायंस हो गया, ऑडिट हो गया। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स उस यूनिवर्स के अंदर आते हैं। उसकी रिस्क रेटिंग होती है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा रिस्क है और किस डिपार्टमेंट का ऑडिट हमने किस तरह से कब प्लान किया, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। तो वो चीजें जनाब उसके अंदर आ रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड आईटी यूनिवर्स। अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट यूनिवर्स कहलाएगा। इंटरनल ऑडिट में ज्यादातर ये टर्म, ठीक है, जहां पर आप माशाल्लाह से आप जाएंगे इंशाल्लाह कंपनीज का ऑडिट करने के लिए, तो आप इंटरनल ऑडिट की जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आप उनसे मांगेंगे कि भाई मुझे ऑडिट प्लान दे दो इस साल का, कि तुम किन किन यूनिट्स के ऑडिट करने वाले हो, पिछले सालों की ऑडिट रिपोर्ट दे दो जो तुमने साइन हो गई, और अपनी ऑडिट यूनिवर्स दे दो, सो दैट यू हैव अ होलिस्टिक पिक्चर कि आगे किन किन डिपार्टमेंट्स का किन किन यूनिट्स का इंटरनल ऑडिट में ऑडिट करना है। तो फिर आप इनपुट भी दे सकते हो कि भाई आप ये चीज मिस आउट कर। ठीक है जी। अच्छा, मंसूर साहब ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया है, सो सॉरी, वो तो इसका मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आज। जी जी कोई इशू नहीं। अच्छा असद, आप क्या अभी अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया। जी बस मैं वही टर्म्स जो आपने बताई, किक ऑफ मीटिंग, ड्राफ्ट डिस्कशन जो हम रिपोर्ट देते हैं और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले, और आईटी यूनिवर्स के बारे में वो चीजें जी मैंने जी बताई। जी जी, देखिए इसमें मैं एक चीज शायद रह गई थी कि जब हमारे पास कोई अ, एक ऐसा क्लाइंट आता है जिसका एक तो एक प्रोसेस होता है जिसमें नया क्लाइंट हमारे पास आ रहा होता है, और एक ऐसा होता है कि जिसमें क्लाइंट का ऑडिट ऑलरेडी करवा चुका होता है, कोई पुराना क्लाइंट होता है। तो हम उससे पहले ही कहते हैं कि आप प्रीवियस अपनी ऑडिट रिपोर्ट दें, और अगर आपने उससे पहले कुछ का ऑडिट किया हुआ तो हम इसी तरीके से प्रीवियस फाइंडिंग्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि भाई आपने क्या जो हमारी प्रीवियस फाइंडिंग्स थी उनको कवर अप किया है कि नहीं किया, या वो अभी भी स्टिल ओपन आइटम्स में ही है। अच्छा, इसके इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मैंने आपको बता दी। अप्रूवल्स, प्रॉपर अप्रूवल चेन होनी चाहिए कि एक वाउचर जो है वो अगर एक साहब ने बनाया है, मेकर है, तो दूसरा दूसरे जो साहब हैं वो चेकर होंगे, और तीसरा जो है वो सीएफओ उसको अप्रूव कर रहा होगा पेमेंट्स के लिए। ऑथराइजेशन भी इसी तरीके से होती है। अच्छा, इसके अलावा डिटेक्टिव में परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं, और प्रिसिशंस ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज होते हैं। एक मिनट। अच्छा, यहाँ यहाँ पे जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आईटी रिस्क और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। इस स्लाइड पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस किस्म के आईटी रिस्क होते हैं। लाइक जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट में जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। सिर्फ के तौर पे likelihood of undesirable outcomes resulting from use of inaccurate or incomplete information due to failure system capture। देखिए, ये आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड एक
रिस्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक जगह एक फील्ड है जहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि जहाँ पे होल नंबर्स आने चाहिए, क्वांटिटीज, आइटम की क्वांटिटी जब भी होगी इन सम सिनेरियोज कि जनाब वो जो है वो 1 2 3 4 5 7 होगी, 1.1 नहीं होगी, 1.2 नहीं होगी, 1.3 नहीं होगी। तो इस किस्म के अगर सिस्टम जो है वो इनपुट लेगा अपने पास जहाँ पे 1 के बजाय वो 1.5 दे रहा होगा, तो उसकी उसी तरीके से प्रोसेसिंग जो है वो गार्बेज प्रोसेसिंग करके गार्बेज आउट करेगा और इनएक्यूरेट करेगा। सेकेंडली, एक हमारे पास होता है कि अनडिजायरेबल इवेंट रिजल्टिंग ऑफ फेलियर ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अनडिजायरेबल इवेंट्स मिसाल के तौर पे अगर एक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, जो सिर्फ और सिर्फ सीएफओ लेवल तक ही विजिबल होनी चाहिए और वो एक आम डाटा ऑपरेटर तक भी को विजिबल है, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच हो जाएगी। और इसी तरीके से एक इंटीग्रिटी है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ऑलवेज। मिसाल के तौर पे हम आपका आप सैप में काम कर रहे हैं और आपने ऑन किया और उसमें आपने पूरा डाटा एंटर करने के बाद जब आपने पोस्ट का बटन दबाया और पीछे से वो जाके कहे कि जनाब डेटाबेसेस अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके सारा जितना भी आपने वाउचर बनाया वो सेव नहीं हो सकेगा। रिलायंस ऑफ सिस्टम्स प्रोग्राम्स एट इनकरेक्ट प्रोसेसिंग में आपको ऐसे बता चुका हूँ कि अगर डाटा गार्बेज इन होगा, गार्बेज प्रोसेस होगा, गार्बेज ही आउट हो जाएगा। अनऑथराइज एक्सेस ऑफ चेंजेस ऑफ डाटा, इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और एक्सेस मैनेजमेंट आता है कि मिसाल के तौर पे आपका जो डाटा ऑपरेटर्स हैं उनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा पोस्ट करने के राइट्स होने चाहिए, उसको अप्रूव करने के राइट्स ना हो। इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, बहुत सारे सिचुएशंस में हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर से जो है वो फोर्स आता है मैनेजमेंट में से या सीएफओ से किसी फर्म में, नॉट नॉट इन एवरीडे सिनेरियो, कि जो है उसमें क्या कहा जाता है कि इसको चेंज करें डाटा को। तो जिस तरीके अगर इसका एक्सेस मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी इम्प्लीमेंट हुई भी होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। पोटेंशियल लॉस ऑफ डाटा जो है बहुत सारे सिनेरियोज में पॉसिबल है, जिसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज भी हो सकती है, आपका बैकअप भी फेल हो सकता है और किसी किस्म का डिजास्टर भी हो सकता है। एक ये जहाँ तक मैंने भी आप लोगों को समझाया कि छोटी सी एग्जांपल है आप लोगों के आगे, जिसमें मैंने एक साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 जो टाइप एग्जांपल दिए और एबीसी लेफ्ट राइट साइड पे कि टाइप ऑफ सेट्स रिस्क। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है इसको थोड़ा सा जो है वो देखें और मुझे बताएं चैट पे कि वन जो है वो किसके साथ मैच करेगा। इसको मैं लेके चलता हूँ जैसे व्हेन देयर आर improperly secured interfaces to and from थर्ड पार्टी सिस्टम। अगर थर्ड पार्टी सिस्टम की तरफ से इम्प्रॉपरली इंटरफेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा, तो ये किस तरफ से जाएगा? नहीं, इसको जो है वो डीआरपी की तरफ लेके ना जाए, इसका आंसर जो है वो आपके सामने ही है। जैसे वन का आंसर माइट भी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अच्छा जी, वन का आंसर ए, और ट्राई करें, जरूरी नहीं है कि सही हो, आपकी ट्राई से ही पता चलेगा कि जो है ये कितना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई है। टू का बी कह रहे हैं, टू का सी भी कह रहे हैं। चले, अगर आप टू और थ्री तक पहुंच गए तो फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि एंटिटी चेंजेस फ्रॉम लेगेसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू अनदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे एक उनके पास और एक सॉफ्टवेयर था जो एक्सेस में था, ये किसी ओल्ड एप्लीकेशन में बना हुआ था और उसको जो है वो ओरेकल या एसएपी की तरफ माइग्रेट करते हो, किस किस्म का रिस्क होगा? और थर्ड है व्हेन someone in an entity has unauthorized access to change such as amount above which checks require dual signatures। देखिए जी, वन का आंसर जो है वो है बी,
कि अगर नेटवर्क जो है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं होगा, इम्प्रॉपरली इंटरफेसेस होंगे, तो वो रिस्क जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क होगा। अगर एंटिटी जो है वो लेगेसी सॉफ्टवेयर से दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जाती है, तो इनकरेक्ट डाटा कन्वर्शन का रिस्क होगा। और डेफिनेटली अब 3 बचा तो 3 का जो है वो 1 ही होगा। अच्छा, मैं यहाँ 3 का क्लियर कर दूं कि लेगेसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक एक कंपनी है, वो सालों से सॉफ्टवेयर ए चला रही थी, लाइक क्विक बुक्स चला रही थी। फिर जी उनका बिजनेस बढ़ा, उन्होंने कहा यार सैप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो लेगेसी मतलब कि पुराना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो ट्रांसफर हुआ है नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी, जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसमें किसी किस्म की लिमिटेशंस हो, एक्सपायर हो रहा हो, या लिमिट हो कि इसमें जनाब इससे ज़्यादा जो है वो डाटा इनपुट नहीं कर सकते, फिर उसका नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ जब माइग्रेशन होगी, तो ये वो उसकी तरफ इशारा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रोग्राम कोडिंग वगैरह ये थर्ड पर्सन भी चेंज कर सकता है अनऑथराइज्ड, अगर वो एक्सेस कर ले तो। अगर मतलब कंपनी का बंदा ना हो, कोई बाहर से आके कोडिंग वगैरह या कुछ ऐसा वो चेंज कर दे। एक तो हैकिंग हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क, ये तो ठीक है। और पहला भी हो सकता है इसका, या नहीं हो सकता? देखिए, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम कोड और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, इसमें अगर इसको इन डेप्थ लेके जाएं तो आप एक तरीके से सही कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और किसी किस्म का हैकर जो है वो इसके अंदर पेनिट्रेट करके आपके एप्लीकेशन को जो है वो चेंज कर लेता है। देखिए, नॉर्मली जब हैकर्स सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हैक करते हैं, तो वो किसी ना किसी सिस्टम की आईडी को ही यूज करते हैं, और सेकेंडली फर्स्टली और अदरवाइज जो है वो एक नया एडमिन यूजर क्रिएट कर। तो दोनों सूरतों में ऐसा ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इन आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा और जो है वो कहीं और हम लोग लेके चले जाएंगे। आप इसको ये समझें कि अ, एक साहब हैं जिनके पास सिर्फ वॉचर बनाने के राइट्स थे, और उन्हीं साहब के पास जो है वो वॉचर अप्रूव करने के भी राइट्स हैं। तो उन्होंने खुद ही एक वॉचर बनाया और उसको खुद ही अप्रूव कर दिया, और सीएफओ को ले आके देखा और सीएफओ ने साइन कर दिया और पेमेंट हो गई। तो एक मिस इसका कहेंगे कि फ्रॉड एंड एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट की भी पॉसिबिलिटी। ठीक है। राइट। अच्छा, अब ये थोड़े से रिस्क में आपको और रिस्क आइडेंटिफिकेशन कराना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेवल पे क्या क्या रिस्क होते हैं और इन्वायरमेंट लेवल पे क्या क्या रिस्क होते हैं। कुछ रिस्क हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेवल पे जो है वो अनऑथराइज एक्सेस होगा। अनऑथराइज एक्सेस होगा एप्लीकेशन का, अनऑथराइज चेंजेस होंगी, अनऑथराइज एबिलिटी टू मॉडिफाई होगा, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग। मिसाल के तौर पे एक डाटा जो है वो प्रोसेस होना चाहिए था सेल्स की एग्जीक्यूट होने के बाद, कि सेल्स जब हम लोग कर लेंगे तो फिर हम एक ऑर्डर पास करेंगे, तो फिर हमारे पास आएगा इन्वेंट्री। और इनकरेक्ट डाटा कन्वर्जन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ माइग्रेशन होगा डाटा का, वहाँ पे कोई मिस्टेक हो या कोई एरर आए या कोई इसका रिस्क होगा। आईटी एनवायरनमेंट लेवल पे अनऑथराइज एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सपोज कि अगर एक एडमिन यूजर है और वो जो है सबके राइट्स और यूजर्स जो है वो डिलीट करना शुरू कर दें। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है मैं आप लोगों को बता चुका। इनसफिशिएंट डाटा बैकअप्स, कि डाटा जो बैकअप हम लोग कर रहे हैं वो प्रॉपरली ना हो, उनकी फ्रिक्वेंसी ना हो रही हो, उनकी टेस्टिंग ना हो रही हो। तो ये एनवायरनमेंट लेवल पे रिस्क होते हैं। देखिए यहाँ पर रिस्क जैसे मंसूर साहब ने भी बताया, लाइक आईटी एप्लीकेशन रिस्क, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन से रिलेटेड रिस्क है ना, लाइक सिंगल इंडिविजुअल एप्लीकेशन, वो सिर्फ उस एप्लीकेशन को खराब करेगा। बराबर वाले कॉलम में आप देखें इन्वायरमेंटल लेवल रिस्क, तो अगर इन्वायरमेंट में कोई रिस्क क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा भी इतना पोटेंशियल है कि आपके इन्वायरमेंट को वो पेनिट्रेट कर सके या उसमें खराबी पैदा कर सके, तो उसका इफेक्ट सारी एप्लीकेशंस पे जाता है। ठीक है, तो इसका दिस इज
more significant. जी, अभी इसको जो है ना, मैंने आगे की नेक्स्ट स्लाइडों पे भी आपको बताऊंगा कि ये इन्वायरमेंट और एप्लीकेशन में क्या ताल्लुक है। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग आईटी इन्वायरमेंट जो है ISO 315 भी इस पे आपको एम्फसाइज करता है कि आपके पास आईटी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आईटी इन्वायरमेंट है, जैसे अभी आपको अजहर साहब आपको बता रहे थे कि आईटी इन्वायरमेंट की चेंजेस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारे पास डेटाबेस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट में एप्लीकेशंस भी हैं, अगर डेटाबेस डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। अगर आईटी पर्सनल मिसकॉन्फ़िगर करेगा तो नेटवर्क फेल हो जाएगा और आईटी प्रोसेस नहीं चलेंगे तो आपके जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। आईटी ऑडिट में अब हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये चंद मैंने कुछ चीज़ें जो है वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम ओवरव्यू में हमारे पास क्या होता है, ऑटोमेशन हम लोग क्या देख रहे होते हैं और आईटी प्रोसेसेस में क्या देख रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ओवरव्यू में हमारे पास क्लाइंट के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आईटी फंक्शन, आई सिक्योरिटी फंक्शन, रेलेवेंट आईटी सप्लायर्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन हो रही है, किसी किस्म का सिग्निफिकेंट आईटी चेंज आ रहा है आईटी एनवायरनमेंट में, मिसाल के तौर पे जैसे एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की तरफ माइग्रेशन हो रही है या किसी टेक्नोलॉजी की तरफ चेंजेस हो रही है, मिसाल के तौर पे कि सर्वर्स इन हाउस थे उसके बाद उन्होंने जो है वो अजोर पे लेके चले गए। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो रेलिवेंट टू ऑडिट है और उन पे जो है वो किस किस्म की प्रोसेस रिकॉर्डिंग होती है। सेकेंड हम आ जाते हैं ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ डाटा के डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, किस तरीके से जो है वो आईटी डाटा जो है वो एक मॉड्यूल से लेकर दूसरे मॉड्यूल पे डाटा पास हो रहा है। नेक्स्ट, अब आपको मैं जो कि बता चुका हूँ कि फ्यूचर जो है वो ब्लॉकचेन का और रोबोटिक्स का है, तो हम लोग ये भी इसको भी कंसिडर करते हैं कि जनाब क्या ब्लॉकचेन पे हैं या रोबोटिक्स वगैरह हैं, इनकॉर्पोरेट हैं या इंक्लूडेड हैं इन दिस ऑडिट अमाउंट। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सेस मैनेजमेंट आ जाता है, चेंज मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं, डाटा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, डाटा का बैकअप किस तरीके से हो रहा है, फिजिकल सिक्योरिटी किस तरीके से है, इन्वायरमेंट की फिजिकल सिक्योरिटी किस तरीके से है, डाटा सेंटर की फिजिकल सिक्योरिटी किस तरीके से है, एंड सो ऑन। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल्स, इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेलिवेंट आईटी जीसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म की इनकॉर्पोरेट हुई और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, उसके ऊपर हमारे पास इफेक्टिव फंक्शन ऑफ आईटी सिस्टम्स आते हैं। कंट्रोल्स टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसमें से रेलिवेंट टू ऑडिट में ऑडिट यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रोसेस में मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, एसओडी कंट्रोल्स होते हैं, कुछ कंट्रोल्स ऑटोमेटेड हो रहे होते हैं और कुछ कंट्रोल्स सेमी ऑटोमेटेड होते हैं कि जनाब एक रिपोर्ट हमने एक्सेल से जनरेट करी और उसको जो है बैच प्रोसेस करके किसी एप्लीकेशन पे उसको अपलोड कर एंटिटी लेवल पे कि आईटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आईटी को किस तरीके से कैटर कर रही है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या बजटिंग है। फिर हमारे पास आईटी जीसीस आते हैं कि एक्सेस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट आपको बता चुका हूँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और एक्विजिशंस किस तरीके से हो रही है, अगर सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग तो कौन सा मेथोडोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं, और फिजिकल कंट्रोल्स क्या है। ये आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स की तरफ जब हम लोग जाते हैं, आईटी एप्लीकेशन टेस्टिंग की तरफ हम लोग जाते हैं, तो हमारे पास कुछ सिनेरियोस ये भी होते हैं और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं और दूसरी दूसरी किस्म के हमारे पास टेस्टिंग्स भी होती हैं। जैसे ये आप लोग हम लोग इसमें ये चेक करते हैं कि रेंज, सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, डुप्लीकेशन, बैच प्रोसेसिंग किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, इनपुट किस तरीके से कर रहा है, सिस्टम आउटपुट किस तरीके से उसको शो कर रहा है, किसी किस्म की डुप्लीकेशन ले रहा है, मिसाल के तौर पे
कि एक ही CNIC सबको एलोकेट हो रहा है, एक CNIC पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और ये जैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक फ़ोन नंबर पे मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक मोबाइल नंबर जो है वो कई जगह आपको वैलिडेट और ऑथेंटिकेट कर सकता है। तो ITAC को अगर हम एक समराइज करें तो हमारे पास एक प्रोसेस बेस्ड टेस्टिंग होती है, और एक हमारे पास ये रेंज सीक्वेंस और इनपुट लेवल पे टेस्टिंग होती है। टूल्स और टेक्निक्स इसमें जिस तरीके से IT इवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से जो है हम लोग IT के ऑडिट परफॉर्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग किसी नेटवर्क का ऑडिट कर रहे हो तो हमारे पास नेटवर्क स्कैनर्स होते हैं, और जो नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में हमें बताते हैं, और उसको हम लोग फिर ऑडिट का पार्ट बनाते हैं। हमारे पास लॉग एनालिसिस टूल्स होते हैं, जो सिस्टम जनरेटेड लॉग्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इन केस में आपको बताऊँ कि विंडोज सर्वर जो है वो एक एक इवेंट का लॉग बना रहा होता है, उस लॉग को हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिटिकल टूल्स होते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स होते हैं हमारे पास। चैलेंजेस बहुत सारे हैं इसमें। टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली इवॉल्व हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको लेकर चलूँ कि मैंने जब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो मैंने GW बेसिक में प्रोग्रामिंग शुरू करे थे। दैट वाज रन इन डॉस, जब विंडोज भी नहीं थी। और आज जो है वो हम लोग जिस किस्म के आज हम लोग ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसी तरीके से साइबर थ्रेट डेली डे बाय डे जो है वो हमारे पास साइबर थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं वायरसेस के। IT इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और स्किल्स जो हैं वो आपके स्किल में शॉर्टेज ही रहती है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे जो है मेरा पार्ट खत्म होता है। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बता दीजिए, क्या समझ में आया, किस चीज़ को जो है वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। Thank you, Mansoor Saab. I think quite enlightening session we have on IT audit. कि किताबों में तो हम चीजें पढ़ते हैं, ICAP के पास पेपर्स भी उठा के देख लेते हैं, लेकिन हम कभी भी उन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल दुनिया से लिंक नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि आप बच्चों के लिए एक सेशन करें, जो कि ना SBIL के सिर्फ बच्चों के लिए हो, बाकी दूसरी भी जगह पे जहाँ बच्चे ओवरऑल कैफे को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये होता है कि एक प्रैक्टिकल एक नॉलेज होती है जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किताबों में मिल जाती है। लेकिन जब एक रियल लाइफ सिनेरियो सामने आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होती है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, फेसबुक पे भी हमें लोग लाइव देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे भी किसी का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, और अगर हमारे साथ जो लोग जूम पे ज्वाइन हैं लोग, वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें, आई एम श्योर आपके बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत सारी टर्म्स आज हमने सीखी हैं, लाइक जिस तरह मैंने बताया कि किक ऑफ मीटिंग क्या है, ड्राफ्ट डिस्कशन, IT यूनिवर्स, अप्रूवल चेकर मैकेनिज्म, जिस तरह मंसूर साहब ने भी टच किया कि जरूरी नहीं है कि हम जाएं कंपनी का मैकेनिज्म देखें, कंपनी का SOP देखें कि उस चीज को CFO अप्रूव कर रहा है बैठ के, चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रूव कर रहा है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो अप्रूव कर रहा है वो प्रिपेयरर से डिफरेंट होना चाहिए, और वो अप्रूवर रिव्यूअर चेकर के मैकेनिज्म हमें सिस्टम के अंदर भी नजर आने चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। फिर हमने देखा कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इन्वायरमेंट क्या है, लेगेसी, एक नई टर्म आज हमने सीखी कि लेगेसी सॉफ्टवेयर क्या है, कि कंपनी एक पुराने सॉफ्टवेयर को सालों से यूज करती आ रही है, तो आप ओल्ड सिस्टम एक टर्म यूज हो सकती थी। हो सकता है ICAP इस बार सवाल करे लेगेसी आप कहें तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है जी, तो हमने ये भी टर्म एक सीख ली है, लेगेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर हमने एक और टर्म देखी, IT एप्लीकेशंस रेलेवेंट टू ऑडिट। याद होगा बच्चों, जब हमने इंटरनल कंट्रोल्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ली तो हमने कहा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी से बहुत सारी साइकिल्स आइडेंटिफाई होती हैं।
ठीक है, कि जनाब उसके रेवेन्यू किस तरह के, उसके एक्सपेंसेस किस तरह के हैं, उसके एसेट्स किस तरह के हैं, उसकी बेसिस पे आप उनमें से साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग निकालते हो और उसमें से भी उन कंट्रोल्स को हाईलाइट करते हो जो आपके ऑडिट से रेलेवेंट हैं। फिर उनकी होती है रिस्क असेसमेंट, फिर आप उनको करते हो रिस्पॉन्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आईटी एप्लीकेशंस रेलेवेंट टू ऑडिट, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाके हिट कर सके। फिर हमने देखा बहुत जबरदस्त एक टर्म थी, मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप डेटा जो सिस्टम में एंटर कर रहे हो, जो थ्रू कर रहे हो, आप उसकी कंप्लीटनेस इंटेग्रिटी को देख लो। ऐसा ना हो कि प्रोग्रामिंग आपकी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कचरा डालोगे तो कचरा निकलेगा, और याद रखो कि वो कचरा ओवरऑल तुम्हारे डेटाबेस मास्टर रिकॉर्ड में जाके गिरेगा। डेटाबेस का आज हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, मास्टर रिकॉर्ड, हम उसको उस नाम से जानते थे आज तक की क्लास में। ये सारे का सारा रिकॉर्ड जहाँ पे जमा होता है, डेटा सेंटर हम उसको कहते हैं। ठीक है जी। हमारी क्लास में भी किसी ने सवाल भी पूछा कि यार डीआरपी क्या होती है, तो मंसूर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा डीआरपी को एक्सप्लेन कर दें कि डीआरपी होती क्या है, उससे रिलेटेड कंपनी को क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से उसकी सिक्योरिटी इंटेग्रिटी इंश्योर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डीआरपी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें हम लोग डाटा, आप इसको समझिए कि डीआरपी, मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलता हूँ कि डिजास्टर रिकवरी प्लान, एक प्लान बनाया जाता है कि इन केस अगर किसी किस्म का डिजास्टर आएगा तो कंपनी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक एरिया में, अ, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कराची में किसी का ऑफिस है और वहाँ पे जो है वो फ्लड आ जाता है, ऑपरेशंस जो है वो हॉल्ट हो जाते हैं, लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, और सारी ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज जो है वो बंद हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर हमारा डिजास्टर, इस एरिया में डिजास्टर हो जाता है, तो हम इस अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए वो एक रूल होता है कि 100 किलोमीटर से आगे जाके, ओवर 100 किलोमीटर जो है वो डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई जाती है। उस साइट में बिल्कुल सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सेम ऑफिस टेबल, सेम ऑफिस कंप्यूटर, सेम चीज़ें सारी होती हैं। और वहाँ पे जब है, अगर एक साइड पे, प्राइमरी साइड पे अगर डिजास्टर आता है तो सेकेंडरी साइड पे स्विच हो जाता है और बिजनेस ऑपरेशन जो है वो हर्ट नहीं होते। इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी बनाती है कि हमारी डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी क्या होगी, डीआरपी। फिर उस पॉलिसी के बाद जो है एक डीआर साइड बनाई जाती है कि जनाब ये हमारे पास पॉलिसी है और इस पे जो है हम लोग मिररिंग करेंगे, जो सिनेरियो, जो सर्वर्स हमारे पास प्राइमरी साइड पे हैं वही सर्वर्स हमारे पास सेकेंडरी साइड पे होंगे, और एक टर्न की सोल्यूशन होगा कि यहाँ से हम ऑफ करेंगे और वहां से ऑन करेंगे, तो हमारे ऑपरेशन जो है वो फौरन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वो डीआर साइट किस तरीके से मेंटेन होती है, उस डीआर साइट को मेंटेन किया जाता है प्रॉपर बैकअप से। जो आईटी ऑपरेशंस होते हैं कि प्रॉपर डेली बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा बैकअप लेके डीआर साइट पे मूव करती है, और उस डीआर साइट पे मूव करने के बाद उस डाटा की टेस्टिंग होती है। फॉर बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस 3 मंथ्स में, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 6 मंथ्स में एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि हमारा जो डीआरपी है इसको हम लोग एक ड्रिल परफॉर्म करते हैं, डीआर ड्रिल परफॉर्म की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाता है कि वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ डीआर ड्रिल। उसमें जो है वो आपके पास जो है प्राइमरी साइट का डाटा, जो प्राइमरी साइट पे डाटा की अवेलेबिलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी, और सेकेंडरी साइट पे जो है वो डाटा अप हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा ऑपरेशंस। तो ये थोड़ा सा मेरी कोशिश करिए कि कम टेक्नो लैंग्वेज यूज करके जो है वो आप लोगों को टेक्निकल जार्गन जो है वो कम यूज करके समझा सकूँ। जो समझ में आया बता दें, जो समझ में नहीं आया वो पूछ लें। जी जी, जबरदस्त। आई थिंक ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, एक सेमिनार वेबिनार नहीं है, ये आप लोगों की क्लास ही है, क्योंकि यूजुअली ये हमारा टाइम होता है क्लास का, संडे को। सो जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में एक, आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन कवर किया था, आई कैप का ही वो सवाल था, जिसमें 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कंपनी का सिस्टम डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपने देखना था कि यार कंपनी को क्या रिस्क आ गया और कंपनी को ऐसे कौन से कंट्रोल्स प्लेस करने चाहिए थे जो 10 दिन का आउटेज आया है, जो आईटी उनका सिस्टम पूरा डाउन चला है,
तो ये काम जो है ना वापस से रिपीट ना हो। तो हमने बहुत सारी सजेशन देखी थी, उसके अंदर एक मेन जो चीज थी वो था डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो ये सब चीजें उससे रिलेटेड थी। आज आप 2 हाथ 3 हाथ नहीं, 12 हाथ 15 हाथ आगे चले गए हो, जहां पर आपने देखा है भाई डीआरपी पॉलिसी भी होती है, डीआर साइड भी होती है, एक प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड जहां पर आप, अगर मंसूर साहब मैं गलत हूं कहीं पे तो आप मुझे करेक्ट करें, प्राइमरी साइड जहां पर एंटिटी ऑपरेट कर रही है उस वक्त वहां पर उसने जो डेटा रखा है। और सेकेंडरी साइड लाइक अगर मैं कराची में हूँ तो मेरी डीआर साइट जो बैकअप साइट होगी वो किसी और शहर में होगी, वो एक रिमोट लोकेशन में होगी, या हो सकता है मैं अपने डेटा को क्लाउड पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, उसकी एक कंपनी पॉलिसी होती है, उसकी बैकअप की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी बेसिस पे वो डेटा मेरी सेकेंडरी साइट पे जाता है। और वो डेटा बड़ा जरूरी है जो मेरे यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में जहां पर करंटली अगर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, और मैं जाहिर सी बात है इस रिस्क को देख रहा हूँ कि अगर मेरा सिस्टम डाउन हो जाता है तो मेरे पास क्या बैकअप प्लान है। जिस तरह यहाँ पे बात की कि यार यहाँ पे स्विच बंद करूं वहां पर खोलूं, तो मेरे काम में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि अगर मेरे सेकेंडरी साइड में जो मैं बैकअप भेज रहा हूँ फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो वो डेटा मेरा करप्ट ना हो, ताकि मेरे ऑपरेशंस कहीं भी रुके नहीं। उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसके लिए कंपनी फ्रीक्वेंटली ड्रिल्स भी करती है। लाइक आप जब कंपनीज में जाओगे काम करोगे, आप देखोगे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा कि आप किसी के ऑफिस में बैठे हो तो अचानक से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म किस चीज की निशानी होती है? ऐसा नहीं है कि भाई अर्थक्वेक आ गया है, वो इस चीज की प्रैक्टिस होती है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो आपने क्या करना है। सारे के सारे क्या करेंगे, अपने सिस्टम को अपने काम को जिस तरह से वहीं पे छोड़ देंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि अर्थक्वेक में लिफ्ट इस्तेमाल नहीं होती है, आप लोग जाएंगे फ्लोर से। तो ये सारा का सारा प्लान है, फ्लोर से उतर के जैसे आप बिल्डिंग से नीचे जाएंगे तो एक कॉर्नर अलग से आपको गिवन होता है कि भाई इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो आप कहाँ पे जाके असेंबल होंगे। दिस इज कॉल्ड डिजास्टर इवैक्यूएशन प्लान। इसी तरह डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है कि भाई हादसा तो हो गया, सिस्टम हैक कर लिया, हमारी जो प्राइमरी साइट है वो डाउन हो गई, अब इसको क्विकली रिकवर किस तरह करना है। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स आ जाते हैं मेनली जिसमें। ठीक है, तो सिस्टम की डेटा की बैकअप चेक करना, उसको टेस्ट करना कि भाई मेरा डेटा करप्ट तो नहीं हो गया है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो आज हमने डिजास्टर रिकवरी को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। हमने साथ में ये भी डिस्कस किया जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है जी, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स कौन कौन से वो कंट्रोल हैं जी। रेंज टेस्ट हो गई, सीक्वेंस चेक हो गई, हमने वाउचर देखे थे यार सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होने चाहिए। तो जब सारा काम सिस्टम बेस्ड हो रहा है तो सिस्टम शुड बी एबल टू जनरेट प्री नंबर्ड सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड डॉक्यूमेंट। बैच टोटल हमने यहाँ से पढ़ा। डुप्लीकेट हमने चेक किया कि भाई एक ट्रांजेक्शन 2 बार पोस्ट तो नहीं हो रही है सिस्टम में, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा किस तरह से इंश्योर की जाए। तो वही सारी बातें हमने कवर की है यहाँ पे कि प्रैक्टिकली दुनिया में काम किस तरह चल रहा होता है। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से अभी हमने सेशन को रन किया, मंसूर साहब ने रन किया है, तो ना सिर्फ आपको अपने कैफ के पेपर में और जो एक्सपेक्टेड इस अटेम्प्ट में कोई 11 से 15 नंबर का सवाल मैं अभी देख रहा हूँ क्या, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं फेसबुक पे जो लाइव देख रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो जिन लोगों ने हमें जूम पे ज्वाइन किया हुआ है, हमारे प्रीमियम यूजर्स, वो अगर क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा असद, रिजल्ट जो है मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब हम लोग मोबाइल वॉलेट्स यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है कि सिस्टम जो है वो रात को 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। हम लोग जनरली ऐसे मैसेजेस जो है वो इनकाउंटर करते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है और टेस्टिंग परफॉर्म कर रही होती है जो डिजास्टर रिकवरी और जो है वो डाटा रिकवरी के लिए इनकी एक्सरसाइजेज होती है। अच्छा, एक सवाल आया है कि सर अगर डेवलपर बैकएंड पर कोडिंग के जरिए घोस्ट एंट्री करे। जी बिल्कुल, इसके लिए जनाब हमारे पास बहुत अच्छा कंट्रोल होता है कि डेवलपर को कभी भी प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं दिया जाता। डेवलपर अपनी मशीन पे डेवलप करता है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाला उसको अलग मशीन पे टेस्ट करता है, उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है और यूएटी हो जाता है और यूजर कहता है कि जनाब हाँ मुझे यही चीज चाहिए थी, तो वो डीबीए के पास जाता है और डीबीए उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है। डायरेक्ट डेवलपर कभी भी जो है वो लाइव सर्वर पे एक्सेस नहीं करता, उसको एक्सेस नहीं दिया जाता।
अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव एंड ऑपरेशन। इन्वेस्टिगेटिव, आप इसको आप आसान जबान पे समझ लीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट हो रहा होता है तो उसमें हम लोग वल्नरेबिलिटीज और पेनिट्रेशन टेस्टिंग चेक कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो किस किस्म का पेनिट्रेबल है कि नहीं है। और ऑपरेशंस में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या री इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ऑपरेशंस का ऑडिट करते हैं डिटेल में, मोस्टली फ्रॉम बैंक डीबीए डेटाबेस बिजनेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए। डीबीए की जो है वो जॉब होती है लाइव और प्रोडक्शन सर्वर पे चेंजेस के लिए, और वो आपके डेटाबेस को जो है वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहा होता है, उसकी हेल्थ चेक कर रहा होता डेटाबेस मतलब मास्टर रिकॉर्ड, जितना भी हमारा सिस्टम में डेटा प्रोसेस हो रहा है, जितना भी मैं इनपुट कर रहा हूँ और वो प्रोसेस करके निकाल रहा है, लाइक आउटपुट की रिपोर्ट हो गई, सब चीजें एक जाके किसी ना किसी जगह पे स्टोर होती है, जिसको हमने मास्टर रिकॉर्ड के नाम से भी देखा और आज की क्लास में हमने उसको डेटाबेस के नाम से भी जाना। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये एक सेपरेट एक डेजिग्नेशन होती है, एक बंदा इसके लिए रखा जाता है जो कि इसकी सिस्टम के डेटा की इंटेग्रिटी को चेक करता है कि ये डेटा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया। अच्छा, डेवलपर की हमने जहां तक बात की कि डेवलपर को एक्सेस नहीं दिया जाता डायरेक्ट, तो हमने क्लास में भी एक फ्रॉड केस डिस्कस किया था। लाइक एक बहुत बड़ा बैंक था जिसने अपने डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया। उस जमाने में कंप्यूटर की इतनी नॉलेज किसी के पास नहीं होती थी, सब लोग मैनुअल कैलकुलेशन करते थे। वो बैंक आया और उसने उसको डेवलपर को दिया एक्सेस कि भाई आप सॉफ्टवेयर बनाओ, तो डेवलपर ने ऐसा प्रोग्राम उस सिस्टम के अंदर इनबिल्ड कर दिया कि इंटरेस्ट की एक कैलकुलेशन होती थी लाइक $1 और कुछ सेंट जो है ना डेवलपर के अकाउंट में जाते थे डायरेक्ट। तो पता चला उस सिस्टम को जैसे ही डेवलपर ने एप्लीकेशन को बनाया, वो डायरेक्ट सिस्टम के अंदर पैच उसका इंस्टॉल कर दिया गया और उस पर काम होता गया और किसी को ये चीज पता ही नहीं लगी। ठीक है, जब वो सिस्टम जाके बैठा और जब सब फिर मैनुअल कैलकुलेशन पर आ गए, चीजें रिकनसाइल नहीं हो रही है, जैसे ही उसके अकाउंट को ऐड किया तो वो सारी की सारी चीजें आपस में रिकनसाइल हो गई। तो बड़ा जरूरी है कि डेवलपर ने एक चीज आपको बना कर दी है, फिर आप उसको टेस्ट करो, जिसको हम कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है जी, कि अगर मैं किसी को ऑर्डर दूंगा, यार मुझे ये सॉफ्टवेयर जरा आप बना के दे दें, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करूंगा कि जो मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया है क्या वो मेरी नीड्स को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, मैं उसको टेस्ट करूंगा। अगर इंटरनली भी देखिए, दो तरह के डेवलपर होते हैं, एक इंटरनली भी होता है और कंपनी खुद भी हायर कर सकती है। तो अगर कंपनी ने बजाय इसके कंपनी का वो खुद का एम्प्लॉय है जिसने वो सॉफ्टवेयर को बनाया, लेकिन वो टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यूजर हमेशा टेस्ट करेगा और ये दोनों बंदे अलग होंगे, तब जाके वो सिस्टम के अंदर डिप्लॉय होता है। इसमें भी बड़ी डिबेट होती है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया उसमें फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, बहुत सारे 2 और 4 होते हैं, उसके अंदर उसके बाद फिर जाके कहीं जाके सिस्टम में वो चीज डिप्लॉय होती है। जी बिल्कुल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। In past paper, ICAP sometime ask for IT general control and sometime application control specifically, and their valid reason. Are there any sites where we can read, aware ourselves about different IT application control and their reason? देखें, IT जनरल कंट्रोल्स, जिस तरह हमने बताया कि यार फायरवॉल आपके पास होने चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी प्लान होने चाहिए, एंटीवायरस इंस्टॉल होने चाहिए, या आपके आईटी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल से मैं चला जाऊं तो 4-5 कंट्रोल हैं जो घूम फिर के आते हैं, लाइक रेंज टेस्ट हो गई आपकी, चेक डिजिट हो गया, सीक्वेंस हो गई, बैच टोटल हो गया, डुप्लीकेट हो गई, डुप्लीकेटनेस या कंप्लीटनेस उसकी, आप किस तरह से डेटा की इंश्योर करते हो। तो यही 4-5 कंट्रोल्स जो है ना, वो आईकैप भी हर सिनेरियो के अंदर फिट करता है। तो हमने अपनी इंटरप्रिटेशन पे काम करना, लाइक जिस तरह वो हमें कुछ सिनेरियो देता है हमने उसको समझना है। और ये सेशन भी इसलिए लगाया गया है कि आईकैप का जो अभी पेपर है ऑडिट का, वो बहुत ज्यादा चला गया प्रैक्टिकल साइड पे। ठीक है, थ्योरेटिकली चीजें उसके अंदर से आती हैं, लेकिन बड़ा जरूरी है कि हम उसको किस तरह से पिक करते हैं और अपनी थ्योरी के साथ उसको लिंक करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो मेन एक बेसिक चीज है वो यही कंट्रोल्स की चीजें हैं, और आपके पास बेशुमार किताबें वगैरह हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको। मंसूर साहब, कोई ऐसी सोर्स है जो बच्चों के पास फ्रीली अवेलेबल भी हो और वहां से जाके वो आईटी कंट्रोल्स के बारे में अगर कोई इन डेप्थ भी पढ़ना चाहे, और कोई सिर्फ ऑडिट का पेपर दे रहा है इस बार और वो कह रहे हैं कि यार 11-15 नंबर का सवाल आए और मैं 100% मार्क्स स्कोर कर जाऊं उसमें, तो कोई ऐसी थ्योरी है आपकी नजर में
या अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप बाद में हमसे शेयर कर सकें। देखिए, इसमें जब इस किस्म की अप्रोच होती है तो हम लोग ब्रेन डंप्स की तरफ जाते हैं या फिर एक्सपर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्टली अगर आपके पास किसी किस्म के ब्रेन डंप्स अवेलेबल हैं तो फिर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, बशमूल मेरे, जो अपना ब्लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं और उस पर जो है वो जिस किस्म का भी कोई भी सिनेरियो फेस करते हैं तो उस पर जो है वो राइट अप कर देते हैं। तो आप उसको देखें, जैसे आप मिसाल के तौर पे अभी असद साहब ने कहा कि एप्लीकेशन टेस्टिंग में हमारे पास 3-4 किस्म की यही टेस्टिंग होती है, लेकिन जब हम लोग आईटी एप्लीकेशन टेस्टिंग की तरफ हम लोग जाते हैं तो इसको बहुत सीरियसली लेके इसको भी प्लान किया जाता है, इसकी भी रिसोर्सेज एलोकेट की जाती हैं, इसका भी टाइम फ्रेम हम लोग बनाते हैं कि हमारा ये स्कोप होगा, इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे और हमने इतने एरिया को कवर करना है। लाइकवाइज जैसे हम लोग आईटीजीसी में कर रहे होते हैं, और कंट्रोल्स हमारे पास जैसे आपके साथ डिस्कस हुआ कि एग्जाम स्कोप में भी यही कंट्रोल्स होते हैं। और फिर अगर हम लोग इन डेप्थ जाते हैं तो हमारे पास फिर कंट्रोल्स एक्सप्लोर होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो इसमें आप चाहें तो फिर एक ब्लॉग जो है वो रीड करके आइडियाज दे सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त हमारे पास सवाल आया है कि अब आईटी जो है ना बहुत ज्यादा पेस पे जा रहा है। हमारे पास एआई आ गया, हमारे पास चैट जीपीटी जैसे जबरदस्त टूल आ गए जिसने हमारा काम भी आसान कर दिया और हमारी जॉब को कई मुश्किलात भी क्रिएट कर दी हैं, क्योंकि अब इतनी एनालिटिक्स इन्वॉल्व हो गई चीजों में। तो कोई ऐसी चीज है जो आई कैप या कोई भी एक नॉर्मल बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और कोई ऐसा कोर्स कहीं अवेलेबल हो जो इन चीजों से स्पेसिफिकली वो नॉलेज ऑब्टेन कर सके कि उसको राइट यूज किस तरह से करना है। देखिए, वंस अगेन नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, और चैट जीपीटी जो अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, तो नीचे भी लिखा हुआ होता है कि जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता एट दिस मोमेंट। और फ्यूचर जो है वो यही है कि एआई जो है वो डिफेंसिव होगा और एआई जो है वही ऑफेंसिव होगा। तो दोनों साइडों पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी। आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, ये फिर जॉब आएगी एक। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है अराउंड द कंप्यूटर ऑडिट एंड थ्रू द कंप्यूटर। अच्छा, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर एंड ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइक कंप्यूटर जब नए नए आए थे तो किसी को इतना उसके बारे में पता नहीं था। एक हवा टाइप की एक चीज बनी हुई थी। पैसा भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता था, तो लोग आईटी सिस्टम को इंस्टॉल ही करते थे, जो कर भी लेता था और ऑडिट कराता था। फिर ऑडिटर घबराते थे कि यार ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ये क्या अजाब आ गया है, सीखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज को टेस्ट करने जाएंगे, आप ऑडिट करने जाएंगे, तो ऑडिटर को कहा जाता है कि वो आईएफआरएस का और आईएसएस का लॉज रेगुलेशंस का एक्सपर्ट है। ठीक है। जब तक आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तब तक आप उस चीज को प्रॉपरली ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो दो थॉट्स जो है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स, वो डेवलप हुए जब ये आईटी का जमाना आना शुरू हुआ, जब रेवोल्यूशनाइज होने शुरू हुई इंडस्ट्री। क्या क्या जो क्लाइंट्स हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, क्या हमें भी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? क्या हमें उस सिस्टम को ऑडिट करना है? क्या हमें उस सिस्टम की प्रोग्रामिंग को देखना है? दो स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। एक कहता था कि ये इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इनपुट डाल लो। ठीक है, मैनेजमेंट इनपुट डाल ली है कंप्यूटर के अंदर और वो प्रोसेस करके रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, तो प्रोसेस तो सेम है ना, प्रोसेस का तो कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर एक बार आपने प्रोग्रामिंग डाली और सब चीजें खुद ही हो जाएंगी। तो आप जो इनपुट वो डाल रहे हो उसकी सोर्स को चेक कर लो, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को, और जो डेटा बाहर आ रहा है आप वो चेक कर लो कि क्या वो रीजनेबल या वो रिलायबल है कि। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाया जाता था ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर बीच में और उसके इर्द गिर्द जितनी भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है आप उसको लेके ऑडिट कर लो। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट वो था जिसने कहा नहीं जी, हमने ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर करना है, हमने उसके प्रोसेसेस को भी देखना है। इस चीज ने, जब आप प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हो आईटी से रिलेटेड, तो आपका काम काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है कि जितनी ज्यादा आपकी कंट्रोल्स पे रिलायंस होती है उतना ही कम आपका डिटेक्शन रिस्क होता है। जितना कम मेरा डिटेक्शन रिस्क होगा उतने कम मेरे ऑडिट प्रोसीजर, जितने कम मेरा ऑडिट प्रोसीजर इसका मतलब उतने ही कम मेरा सैंपल साइज, जितना कम मेरा सैंपल साइज उतना ही ज्यादा मेरा मटीरियलिटी। ठीक है जी। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं।
अदरवाइज मंजूर साहब ने अपना लिंक शेयर कर दिया है मीडियम का, आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन करें और आईटी से रिलेटेड आर्टिकल्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये ये लिंक जो मैंने शेयर किया ना, स्पेसिफिकली आईटी एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, आईटेक के लिए। जी प्लीज इस लिंक को कॉपी कर लें। जी क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लॉकचेन इन ऑडिट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है। देखिए, ब्लॉकचेन के ऑडिट के बारे में पहले आपको एग्जामिन करना चाहिए पड़ेगा कि ब्लॉकचेन बजाते खुद क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टाइप का होता है, जिसमें एक नोड नहीं होते, मल्टीपल नोड्स होते हैं, जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस वैलिडेट होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन टाइप की चीज होती है। और फिर इनका ऑडिट जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। देखिए, ब्लॉकचेन में जब एक ट्रांजैक्शन होती है वो मल्टीपल नोड से जाके अप्रूव होती है, और मल्टीपल नोड से जाके वो एक कंप्लीटनेस की तरफ जाती है। तो इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, और उसको जो है बहुत इजीली जो है वो वैलिडेट किया जा सकता है। प्रिवेंट फ्रॉड और डेटा ब्रीचेस जो है वो बहुत बहुत मिनिमम है, क्योंकि अगर एक नोड बंद हो जाएगी तो दूसरी नोड के पास वो डाटा अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो क्रिप्टो खरीदी हुई है, तो वो उस ब्लॉकचेन में जो है अगर उसका एक नोड बंद हो जाएगा तो दूसरे नोड पे भी वो इंफॉर्मेशन होगी, आपकी जो क्रिप्टो है वो अवेलेबल ही रहेगी। इन आईटी सिस्टम बैकग्राउंड ट्रेडिशनल, देखिए डेफिनेटली ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लेगेसी की तरफ ही जाते जाएंगे, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव होती जाएगी और इम्प्लीमेंट होती जाएगी। तो ब्लॉकचेन के जो ऑडिट्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। जी अगर किसी का सवाल है तो हम सवाल लेते हैं। कंपैटिबिलिटी इशू एक रिस्क है, ये क्या होता है कंपैटिबिलिटी इशू? इसको थोड़ा सा जो है आप ब्रीफ करें, कंपैटिबिलिटी इशू क्या लेके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको देख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैं डेटाबेस रखता हूँ, और उसको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स की तरफ लेके जाऊँ या एसक्यूएल सर्वर की तरफ लेके जाऊँ, तो डेफिनेटली दे आर कंपैटिबल, एक माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट्स हैं, तो एक्सेस से डाटा जो है वो इजीली माइग्रेट हो सकता है। क्या आप इस किस्म की कंपैटिबिलिटी की बात करना चाह रहे हैं? शायद आपको आंसर मिल गया। सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, देखिए सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी अक्रॉस अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, या विद इन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहा हूँ तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होगा, लिनक्स में नहीं यूज होगा। एक हद तक लिनक्स में आपको ऑनलाइन यूज करना पड़ेगा, लेकिन लिनक्स में अगर लेबर लाइबर ऑफिस आप यूज कर रहे हैं तो वो विंडोज में हो सकता है। इस किस्म की कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। आप ऑडियो में आ जाए, ऑडियो कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप चैट करें।
सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना आर्किटेक्चर का फर्क है। विंडोज का आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लिनक्स। तो जो एप्लीकेशन लिनक्स में चल रही होगी वो प्रोबेबली सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो विंडोज में चलेगी। ऑल्दो देयर आर वेज टू रन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जो लिनक्स के एप्लीकेशन जो है वो विंडोज में रन कर ली जाए और विंडोज के एप्लीकेशन जो है वो लिनक्स में रन कर ली जाए। देयर आर वेज बट जो है वो रिकमेंडेड नहीं होते और उसमें जो है वो एरर्स के चांसेस होते हैं कि हम किसी किस्म का सैंडबॉक्स क्रिएट करें, ये एमुलेटर क्रिएट करें और फिर एमुलेटर पे उस एप्लीकेशन को रन करें। चलें जी, I think just a quick note to express our sincere thanks to Mansoor Saab for your insightful session on auditing, how the firms perform the IT audit for SBIL and all the students. Your time and expertise were incredibly valuable and we truly appreciate your dedication जो आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला. So thank you once again. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में वापस से और आपकी एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। होपफुली आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इन फ्यूचर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को इस तरह से इंसाइट दे सकें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और कोई भी इशू हो किसी को किसी भी टॉपिक के अंदर बिल्कुल मत घबराना और फौरन से व्हाट्सएप में एक मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप में, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। मंसूर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो इशू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।